गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी इस लेक्चर को जब सुन रहा है उसी उसके हिसाब से कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज हम जो है वो जो चीज़ सीखने जा रहे हैं, हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्या होने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ। हमारे जो है 4 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो है वो होने वाले हैं। सबसे पहला आ जाता है हम कि हमारा मीनिंग क्या है, डेरिवेटिव का जो है वो मीनिंग क्या है, एंड कितने टाइप के डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स जो है वो होते हैं। हिस्ट्री क्या होती है जो है वो डेरिवेटिव मार्केट्स की। एंड जो है वो अगली चीज़ जो है वो रिस्क क्या होता है इसकी जो है वो ट्रेडिंग के अंदर। एंड सिग्निफिकेंस क्या होता है डेरिवेटिव मार्केट के अंदर। तो ये 4 चीज़ें के अंदर जो है हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो होने वाले हैं। सो आई होप आपको जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। सो बिना टाइम वेस्ट करें हम जो है वो स्टार्ट करते हैं अपना जो है वो लेक्चर। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सर। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज हम जो है वो हमने पिछले 2 लेक्चर के अंदर जो है वो क्या सीखा था, बेसिस ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में जो है वो हमने पूरी इन डेप्थ जो है वो नॉलेज ली थी। एंड हमने जो है वो मार्केट प्लेयर्स के बारे में जो है वो पूरा सीखा था। आज हम जो है वो उसको जो है वो समराइज़ करेंगे। एंड हम जो है वो आज इस पूरे के पूरे जो है वो बेसिस ऑफ डेरिवेटिव जो चैप्टर नंबर 1 है, इसे हम पूरा मॉड्यूल से जो है वो कवर अप कर जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले जो है हमारे दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि डेरिवेटिव जो है वो होता क्या है, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। सो डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव जो है वो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है। दो लोगों के बीच में जो है वो ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ जो है वो कोई पर्टिकुलर प्राइस पर जो है वो क्या करी जा रही है। मतलब कि जो है वो एग्रीड एसेट जो है वो एग्रीड प्राइस पर, एग्रीड फ्यूचर डेट पर हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो डेरिवेटिव जो है वो ये होता है। सो इस डेफिनेशन पर जो है वो आप ध्यान दो। यहाँ पर जो है वो डेफिनेशन जो है वो क्या कहती है, डेरिवेटिव जो है वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या फिर एक ऐसा प्रोडक्ट है हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सम एसेट नोन एज अंडरलाइंग। एक तो जो है वो इसके अंदर क्या है, एसेट है। क्या चीज़ खरीदी या बेची जाएगी उसे क्या बोला जाता है, अंडरलाइंग एसेट। अब ये जो है वो हम जो है वो डिसाइड कर लेंगे कि क्या चीज़ जो है वो खरीदी रही है जा रही है या क्या चीज़ जो है वो बेची जा रही है। इसके अंदर जो है ना 3 चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। कौन सी चीज़ जो है वो इंपॉर्टेंट होती है, सबसे पहला होता है कि यहाँ पर जो है वो हम अंडरलाइंग एसेट के अंदर जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। कौन सी चीज़ जो है वो खरीदी या बेची जा रही है वो जो है वो अंडरलाइंग होती है। ये सबसे पहला जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अब ये जो अंडरलाइंग एसेट है, इसको जो है वो ब्रॉड या फिर सोल्ड जो है वो करा जाएगा सर्टेन फ्यूचर डेट पर, जो कि आज डिसाइड हम करेंगे। एंड वो किसी सर्टेन फ्यूचर प्राइस पर जो है वो ट्रेड होगा, वो भी कब कब डिसाइड होगा, वो भी जो है वो आज जो है वो डिसाइड होगा। तो यहाँ पर जो है वो 3 चीज़ें हो गई ना। एक तो अंडरलाइंग एसेट जो है वो हो गया, एक तो हम जो है वो उसे जो है वो किसी फ्यूचर डेट पर जो है वो उसे ट्रेड करेंगे, एंड द थर्ड वन इज़ किसी जो है वो सर्टेन फ्यूचर प्राइस पर जो है वो डिसाइड करेंगे, जो भी आज ही डिसाइड होगा। तो ये 3 चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल जो है वो प्ले कर जाती है डेरिवेटिव्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है वो डेरिवेटिव्स क्या होता है वो ये क्लियर हो गया हमारे को। अगला जो है वो डाउट आ जाता है दिमाग में कि कितना जो है वो हम इसे जो है वो खरीदेंगे या कितना जो है वो हम उसे बेचेंगे। मतलब क्वांटिटी वाइज जो है वो इशू आ जाता है, कितना जो है वो इसे ख़रीदा जाएगा या और कितना जो है वो इसे बेचा जाएगा। अब ये दिमाग में जो है वो इंटरेस्टिंग जो है वो क्वेश्चन आ जाता है कि कितना हम इसे खरीदेंगे या फिर हमें कितना जो है वो हम इसे बेचेंगे। अब ये दिमाग में जो है वो क्वेश्चन राइज होता है ना, कि कितना हम इसे खरीदेंगे या कितना बेचेंगे। सो डेरिवेटिव जो है वो कुछ नहीं है, एक तरह से जो है वो आप ये मान सकते हो, ये हम दोनों के बीच में जो है वो आपस के बीच में जो है वो एक तरह से आप ये मान सकते हो ये कॉन्ट्रैक्ट है। एंड मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। नेवर जो है वो आप इसे ये मत सोचना कि ये एक पर्टिकुलर एसेट है। ये डेरिवेटिव जो है वो एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर एसेट नहीं है, ये एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होता है। सपोज करके चलते हैं, मैं जो है वो एक कैलसी का एग्जांपल लेता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं ये जो है वो आपको कैलकुलेटर जो है वो डायरेक्टली जो है मैं आपको ये कैलकुलेटर जो है वो बेचूँ। हो सकता है मैं जो है वो आपके साथ बस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर रहा हूँ, एंड आखिर में जो है वो जाकर सेटलमेंट पर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ही जो है वो कैंसिल हो। तो ये है। तो यहाँ पर हुआ हो क्या रहा है, यहाँ पर ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पर जो है वो क्या है, मैं जो है वो बायर या सेलर जो है वो हो सकता हूँ। एंड आप कौन होंगे, आप जो है वो अपोजिट पार्टी होंगे। तो इट मीन्स मैं बायर हूँ तो आप सेलर होंगे, और आप जो है वो बायर हो तो मैं सेलर होऊंगा। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट ओनली कि जो है वो मैं बायर हूँ तो आप सेलर, और आप जो है वो आप बायर हो तो मैं सेलर हूँ। तो वो मतलब जो डिपेंड हो जाता है। तो अपोजिट पार्टी है एंड मैं हूँ,
मैं बायर या सेलर हूँ, और आप अगर मैं बायर हूँ तो आप सेलर हो, एंड अगर आप जो है वो बायर हो तो मैं सेलर हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली जो है वो हम जो है वो डिसाइड करते हैं कि किसी फ्यूचर डेट पर जो है वो, तो हम जो है वो क्या कर लेंगे, डिसाइड जो है वो कर लेंगे कि वो फ्यूचर की कोई भी जो है वो डेट जो है वो हम डिसाइड कर लेंगे। से एग्जांपल आप कुछ भी मान लो, कोई भी फ्यूचर की डेट जो है वो हम डिसाइड कर लेंगे। कोई भी फ्यूचर की डेट है, जो है वो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, कोई भी फ्यूचर की डेट हम डिसाइड कर लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर एसेट जो है वो, जैसे कि मान लो ये कैलकुलेटर है, मतलब कुछ भी हो सकता है, इक्विटी हो सकता है, स्टॉक, कमोडिटीज़, बहुत सारे टाइप के जो है वो डेरिवेटिव्स जो है वो होते हैं। डेरिवेटिव्स कैन टेक इन एनी फॉर्म, मैनी नंबर ऑफ फॉर्म्स। एंड या जैसे कि ये देखो जो है वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूड हो जाती है। फाइनेंशियल एसेट जैसे शेयर्स, बॉन्ड, फॉरेन एक्सचेंज, बहुत चीज़ें जो है वो इंक्लूड हो जाती हैं। ये सारे के सारे एसेट को जो है वो खरीदेंगे और बेचेंगे जो है वो किसी पर्टिकुलर फ्यूचर डेट पर, जो है हम उसे जो है खरीदेंगे या बेचेंगे। एंड ये खरीदेगा और बेचेगा कौन, ये क्लैरिटी जो है वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं, ये खरीदेंगे और बेचेंगे, हम दोनों जो है वो खरीदेंगे और बेचेंगे। तो हम जो है वो क्लैरिटी रखते हैं कि आज हमने क्या क्या डिसाइड करा। आज हमने जो है वो एसेट को जो है वो डिसाइड करा, आज हमने जो है वो प्राइस जो है वो डिसाइड करी, आज हमने जो है वो आगे की जो है वो डेट जो है वो डिसाइड करी कि आज इस एसेट को जो है वो कितनी क्वांटिटी में जो है वो हम खरीदेंगे और बेचेंगे, वो हमने जो है वो डिसाइड करा। दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज, एंड जो है वो हम इसे क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव्स जो है वो बोलते हैं। आपको एक बात जो है वो ध्यान में रखनी है कि डेरिवेटिव जो होता है उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, इसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती। देखो अगली बात जो है वो ये समझ के चलो, मान लो ये जो कैलकुलेटर है, अगर इसकी जो है वो मार्केट के अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है तो इसके ऊपर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट भी तो नहीं बनाया जा सकता। अगर इसी चीज़ की ये जो अंडरलाइंग एसेट है, अगर इसकी जो है वो मार्केट के अंदर कोई वैल्यू नहीं है तो इसके ऊपर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो नहीं बनाया जा सकता। बिकॉज जो डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इस अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू पर जो है वो डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो डिसाइडेड होती है। डेरिवेटिव की खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है वैल्यू जो भी अदर फिजिकल एसेट है, जिसे हम जो है वो अंडरलाइंग एसेट भी जो है वो बोलते हैं। तो ये जो अंडरलाइंग एसेट होता है ना, इसी की वैल्यू पर जो है वो डिसाइडेड होता है कि हम दोनों ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी है। तो इस अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू पर जो है वो डिपेंडेंट होता है कि हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसकी वैल्यू क्या है। डेरिवेटिव की खुद की कोई वैल्यू नहीं होती। ये जो अंडरलाइंग एसेट है जिसे जो है वो ख़रीदा या बेचा जा रहा है, तो जो है वो उसकी जो है वो उसकी वैल्यू पर जो है वो डिपेंडेंट होता है। डेरिवेटिव की खुद की कोई वैल्यू नहीं होती। डेरिवेटिव का मतलब ही ये होता है कि इट डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट। तो ऐसा हो सकता है कि हम दोनों के बीच में जो है वो कोई जो है वो इक्विटी को जो है वो ख़रीदे, कोई जो है वो कमोडिटीज़ को जो है वो ख़रीदे और बेचे। तो ये बहुत ही जो है वो बेसिक बात जो है वो रह जाती है कि कुछ भी जो है वो चीज़ हो सकती है कि इक्विटी जो है वो उसको ख़रीदा या बेचा जा रहा है, कमोडिटी को जो है वो बेचा या ख़रीदा जा रहा है। इन सभी की अगर जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो वैल्यू होगी तो जाकर हमारी जो है वो डेरिवेटिव की जो है वो कोई वैल्यू होगी। क्योंकि डेरिवेटिव जो है वो क्या करता है, अपनी वैल्यू जो है वो डिराइव ही इससे करता है। तो ये जो कमोडिटी है, ये इक्विटी है, जिसे जो है वो ख़रीदा या बेचा जाएगा, एंड जो है वो मान लो इक्विटी है, करेंसी है, कमोडिटी है, कुछ भी जो है वो हो सकता है। डेरिवेटिव कैन टेक इट एनी फॉर्म्स, एंड जो है वो जिसके अंदर जो है वो करा जा रहा है, इसी की वैल्यू पर जो है किसकी वैल्यू जो है वो डिपेंडेंट होती है, डेरिवेटिव की जो है वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है। अब एक बात समझो, कोई चीज़ जो है वो प्रैक्टिकली अगर मान लो उसके अंदर, उसकी मार्केट के अंदर कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो उसके ऊपर आप डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं सकते, ठीक है। तो अगर मान लो कोई चीज़ है जिसकी प्रैक्टिकली जो है वो क्या है, आप जिसकी मार्केट में कोई वैल्यू ही नहीं है, तो आप उसके ऊपर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एंटर कर ही नहीं सकते हो। ये जो डेरिवेटिव्स है, ये जो अंडरलाइंग एसेट है, ये जो है वो किसी भी जो है फॉर्म में हो सकता है। जैसे कि सिक्योरिटीज़, जैसे कि कोई भी मान लो कोई भी कंपनी का शेयर है, कोई भी रिलायंस कंपनी का शेयर है, इन्फोसिस कंपनी का जो है वो शेयर है, वो हो सकता है। या ये कोई जो है वो कमोडिटीज़ जो है वो हो सकती है, राइस, बाजरा, चना, कोई कमोडिटीज़ भी जो है वो हो सकती है। कमोडिटीज़ मार्केट भी होती है जहाँ पर जो है कमोडिटीज़ को जो है वो ट्रेड करा जाता है। करेंसीज़ हो सकती हैं जैसे कि रुपीज़, डॉलर, येन, देयर आर एन नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स। बट हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर 4 टाइप के जो है वो डेरिवेटिव जो है वो हैं। एक है फॉरवर्ड, एक है फ्यूचर, एक है ऑप्शंस, एक है स्वैप। वैसे मैं बोलूँ तो कॉलर्स भी होता है एंड बहुत सारे और होते हैं।
बट हमारे सिलेबस के अंदर जो है वो क्या है, 4 हैं। फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन एंड स्वैप्स जो है वो हमारे को पढ़ने के लिए मिले हैं, ठीक है, प्रोडक्ट इन डेरिवेटिव मार्केट के अंदर। इसके बाद जो है मैं आपको कुछ की टर्म्स जो है वो रिवाइज करा देता हूँ। स्पेकुलेशन का मतलब होता है कि मैं जो है वो मेरे को जो है वो सो बेसिकली स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है कि हम जो है वो रिस्क लेने के लिए जो है वो क्या है, तैयार हैं। हम जो है वो क्या करने के लिए तैयार है, हम रिस्क लेने के लिए तैयार है। मेरे जो वर्ड्स पर ध्यान देना, क्या मतलब होता है स्पेकुलेशन का, कि हम रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। अब मैं क्यों रिस्क लेने के लिए तैयार हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे मार्केट में जो है वो क्या है, मुझे कुछ रिटर्न जो है वो मिलने वाला है, मुझे कुछ पैसा जो है वो मिलने वाला है मार्केट से। मैं इक्विटी शेयर्स के अंदर भी जो है वो ट्रेडिंग करता हूँ क्योंकि मुझे मार्केट में जो है पैसा जो है वो कमाना है। मैं डेरिवेटिव के अंदर भी जो है वो ट्रेडिंग करता हूँ क्योंकि मुझे पैसा कमाना है, एंड सो ऑन जो है वो किसी पर्पस किसी भी चीज़ों के अंदर मैं ट्रेडिंग करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे जो है वो पैसा कमाना है। तो मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मुझे जो है वो मेरे को क्या चाहिए, रिटर्न जो है वो चाहिए मार्केट के अंदर। उसे जो है वो क्या बोला जाता है, स्पेकुलेशन जो है वो बोला जाता है। जब मेरा मोटिव ही जो है वो प्रॉफिट कमाना है तो मैं क्या करता हूँ, मैं रिस्क उठाता हूँ एंड प्रॉफिट को जो है वो क्या करता हूँ, कमाता हूँ। मुझे इस एसेट से कोई लेना देना नहीं है कि ये एसेट से मुझे इस एसेट से जो है वो लेना देना नहीं है। मुझे जो है वो ये कैलकुलेटर नहीं चलाना, मुझे जो है वो ये नहीं है कि मुझे जो है वो ये कैलकुलेटर को चलाना है। मेरा मेन पर्पस क्या है वो समझो। बट अगर मैं फिर भी इस पर्टिकुलर जो है वो एसेट के अंदर जो है वो मैं ट्रेड कर रहा हूँ ना, तो मैं वो क्यों कर रहा हूँगा ट्रेड, क्योंकि मुझे जो है वो इसमें जो है वो क्या करना है, पैसा जो है वो कमाना है। आज मान लो मैं ये बोलता हूँ कि इसकी जो है वो 50,000 जो है वो क्वांटिटी जो है वो बेच दो, कैलकुलेटर की 10 रुपये में जो है वो बेच दो। एंड मैंने जो है वो दूसरी तरफ जो है वो फ़ोन लगाया, मैंने कहा कि क्या आप जो है वो इस जो कैलकुलेटर है इसे जो है वो 12 रुपये में जो है वो ख़रीद रहे हो क्या। मैंने जो है क्या करा, यहाँ से ख़रीद के यहाँ पर जो है वो बेच दिया। तो ये जो है वो बात आ जाती है। ये जो कैलकुलेटर है ना, ये मेरे पास आया ही नहीं, मैंने कहीं से ख़रीदा एंड कहीं पर जो है वो इसे बेच दिया। ये कैलकुलेटर मेरे पास आया ही नहीं। मेरा जो है वो इस कैलकुलेटर से कोई लेना देना ही नहीं है। मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया 10 रुपये में, मैंने उसे जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया 12 रुपये में। मेरा इस कैलकुलेटर से कोई लेना देना ही नहीं था। मैंने जो है वो 2 रुपये का जो है वो क्या कमा लिया, इसके ऊपर प्रॉफिट जो है वो कमा लिया। 2 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ और मेरे को 50,000 क्वांटिटी ऑफ कैलकुलेटर्स पर जो है वो मतलब 1 लाख रुपये का जो है मेरा मोटा मोटा प्रॉफिट हो गया। एंड मैं जो है वो क्या कर रहा हूँ, ये जो 1 लाख रुपये जो है मेरे को प्रॉफिट हुआ, ये इसको मैं लेकर घर जा रहा हूँ। एंड रियल में जब ये जो कैलकुलेटर है ये मुझे चाहिए ही नहीं है, एंड फिर भी मैं जो है वो इस पर्टिकुलर कैलकुलेटर के अंदर जो है, मान लो कैलकुलेटर तो बस एक एग्जांपल है, आप समझ रहे हो ना मेरी बात को। मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अगर मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी अगर मैं मान लो इसके अंदर जो है वो ट्रेड कर रहा हूँ, मेरा मेन पर्पज़ जो है वो मेन पर्पज़ जो है वो प्रॉफिट कमाने का है, रिस्क उठाकर। तो जब आपका जो है वो सोल पर्पस ही ये होता है कि आपको प्रॉफिट जो है वो कमाना है, एंड जो है वो आपको रिस्क लेकर, एंड आपका जो है वो एसेट से जो है वो कोई लेना देना नहीं होता है, तो डैट इज़ कॉल्ड एज एन स्पेकुलेशन। अब हैजिंग वाला पार्ट जो है वो कब आता है, हैजिंग वाला पार्ट जो है वो तब आता है अगर मान लो आपको किसी एसेट पर जो है वो क्या करना है, रिस्क जो है वो कम करना है। हैजिंग जो है वो तब आती है। एग्जाम्पल के लिए लेके चलो, मान लो ये जो कैलकुलेटर है ये मेरे पास ऑलरेडी है, या फिर मान लो मेरे पास जो है वो इन्फोसिस के जो शेयर्स हैं ऑलरेडी पड़े हुए हैं, एंड मैं उस पर्टिकुलर जो इन्फोसिस के शेयर्स हैं मैं उसको जो है वो अगले 6 महीने के लिए जो है वो मैं अपने पास ही रखना चाहता हूँ। लेकिन जो है वो बात क्या है कि 6 महीने तक जो है वो क्या होगा, उसकी प्राइस जो है वो क्या होती रहेगी, ऊपर नीचे जो है वो होती रहेगी। अब ये जो प्राइस जो है वो रोज़ ऊपर नीचे जो है वो 6 महीने तक होती रहेगी। इसी के ऊपर तो मेरे को मेन डर है कि ये जो प्राइस है ये ऊपर नीचे होती रहेगी। अब क्योंकि जो है वो मुझे डर है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है वो रिस्क का एलिमेंट जो है वो इन्वॉल्व है। अब मुझे जो है वो डर क्या है, मान लो ये जो इन्फोसिस का शेयर है, ये इन्फोसिस का शेयर जो है वो 100 रुपये का है, एंड जो है वो 6 महीने बाद जो है वो इस इन्फोसिस का जो शेयर है, तो मैं जब इसे 6 महीने बाद जो है वो जब इस इन्फोसिस के शेयर को जो है वो बेचने जाऊँगा, तो इस इन्फोसिस के शेयर की जो वैल्यू है, जो मैंने 100 रुपये में ख़रीदा था वो 80-90 रुपये का मतलब ना हो जाए, कम ना हो जाए उसकी वैल्यू 100 से। देखो ऑब्वियस सी बात है, मैं जो है क्या चाहूँगा कि कोई चीज़ महंगे से महंगे में बेचूँ। हर बंदा ये सोचता है कि सस्ते में ख़रीदना एंड महंगे में जो है वो बेचना। मेरा भी जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है, एंड जो है वो मेरे को जो है वो डर इसी बात का सता रहा है कि उसकी वैल्यू जो है वो 6 महीने बाद जो है वो कम ना हो जाए।
अब पर्पस क्या है, बात ये समझो कि अगर मान लो प्राइस जो है वो कम हो जाएगी, प्राइस कम होने से क्या होगा, प्राइस कम होने से मेरे को नुकसान हो जाएगा। अब नुकसान ना हो तो ऑलरेडी मेरे पास जो इन्फोसिस के जो शेयर्स पड़े हैं, इसमें मैं जो है वो क्या करता हूँ, डेरिवेटिव्स जो है वो मैं लूँगा, मैं फ्यूचर्स के अंदर एंटर करता हूँ, मैं फॉरवर्ड्स के अंदर जो है वो एंटर करता हूँ, इसी रिस्क को जो है वो कम करने के लिए। तब मेरा जो मेन पर्पस है कि मुझे जो है वो इसके ऊपर रिस्क जो है वो कम करना है, तब जाके वो सॉल्व होगा। अब स्पेक्यूलेशन जो है वो अलग चीज़ हो जाती है और हेजिंग जो है वो अलग चीज़ हो जाती है। हेजिंग का मतलब जो है वो हेजिंग किस लिए करी जाती है, रिस्क को कम करने के लिए करी जाती है। आपको प्रॉफिट से मतलब नहीं है, प्रॉफिट अगर मान लो नहीं भी हुआ तब भी चलता है हेजिंग के अंदर। लेकिन किस में जो है वो प्रॉफिट जो है वो नहीं हुआ, तो डेरिवेटिव्स के अंदर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ तो ठीक है। मैं एसेट की बात नहीं कर रहा, मैं डेरिवेटिव्स की बात कर रहा हूँ। आपको मतलब मेन पर्पस क्या है कि आपको प्राइस जो है वो मेंटेन करके रखनी है, एंड जो है वो रिस्क जो है वो आपको कम करना है, ताकि आपको जो है वो नुकसान ना हो। एक जो हैजर होता है ना, उसको ये है कि उसको प्रॉफिट ना हो तो चलेगा, लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए एक हैजर को। मान लो आप हैजर हो, आप जो है वो आपको ये बात चलेगी कि आपको प्रॉफिट ना हो, लेकिन आप जो है वो आपको ये बर्दाश्त नहीं होगा कि आपको जो है वो लॉस हो जाए। तो आपको ये बात जो है वो दिमाग में ज़रूर रखनी है। अब आ जाता है आर्बिट्रेजर जो है वो क्या होता है। आर्बिट्रेजर जो है वो क्या होता है, वो कॉन्टीन्यूसली मार्केट के अंदर जो है वो बैठा होता है। वो ये देखता रहता है कि कोई एक पर्टिकुलर जो चीज़ होती है, कि मतलब कोई एक पर्टिकुलर जो चीज़ है वो कहीं पर जो है वो सस्ती मिल रही है, एंड कहीं पर जो है वो चीज़ जो है वो महंगी बिक रही है। एंड ये जो दोनों ट्रांजेक्शन है कि कहीं पर वो जो है सस्ती मिल रही है एंड कहीं पर जो है वो महंगी बिक रही है, इन दोनों ट्रांजेक्शन को जो है वो एग्जीक्यूट कर कर कोई डिफरेंस आए, वो मैं जो है वो क्या कर पाऊँ, वो मैं प्रॉफिट जो है वो कमा पाऊँ, वो होता है आर्बिट्रेजर। लेट अस एग्जांपल जो है मान के चलो कि ये जो कैलकुलेटर है, मान लो मुझे पता है कि ये कहीं पर जो है 10 रुपये के जो है वो मिल रहा है, एंड कहीं पर जो है वो मैं इसे जो है कोई कोई बंदा है जो इसे जो है वो 11 रुपये में जो है वो ख़रीदने के लिए तैयार है, तो मैंने कहीं से ख़रीदूँगा एंड कहीं पर बेच दूँगा, मैं आर्बिट्रेजर हूँ। तो मुझे जो है वो क्या दिख रहा है, दो अलग अलग मार्केट दिख रही हैं, दो अलग अलग जो है वो लोग दिख रहे हैं एक तरह से। कोई इसे 10 रुपये में जो है वो बेचने के लिए तैयार है एंड कोई इसे 11 में ख़रीदने के लिए तैयार है, तो मैं 10 रुपये में जो है वो इसे ख़रीदूँगा एंड जो है वो 11 रुपये में जो है वो बेच दूँगा इसी कैलकुलेटर को। तो ये क्या होता है, आर्बिट्रेज होता है। आर्बिट्रेज जो है उसके अंदर क्या होता है, सस्ते में ख़रीद कर महंगे में बेच देना बिना किसी रिस्क जो है वो लिए। अब आपको जो है वो एक बात और ध्यान में रखनी है कि आर्बिट्रेजर जो होता है उसको कोई भी लॉस नहीं होता। आर्बिट्रेजर जो है वो पहले ही पता लगा लेता है कि जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो कहाँ पर है। तो उसको पहले ही पता लग जाता है कि उसकी जो है वो मतलब प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो कहाँ पर है। एंड जब उसे पता चल जाता है कि जो है वो प्रॉफिट वगैरह कहाँ पर है, तो फिर वो अकॉर्डिंगली उसी के हिसाब से जो है वो क्या करता है, वो ट्रेड करता है। सो आर्बिट्रेजर को जो है वो क्या करना पड़ता है, कॉन्टीन्यूसली जो अपनी नज़रें जो है वो गाड़ के रखनी पड़ती है, स्टॉक्स पर, फ्यूचर्स पर, ऑप्शंस पर जो है वो ये गाड़ के रखता है अपनी नज़रें, एंड फिर उसके अंदर जो है वो जाकर ट्रेडिंग करना, ताकि आप जो है उसे सस्ते में ख़रीद पाओ एंड महंगे में जो है वो बेच पाओ। डैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज एन आर्बिट्रेजर। सो इस चीज़ की बात सॉल्व होने के बाद हमारा जो है वो बेसिस ऑफ डेरिवेटिव जो है वो हमने डेरिवेटिव की डेफिनेशन पढ़ ली। इसके बाद आ जाता है डेरिवेटिव मार्केट जो है वो हिस्ट्री एंड इवैल्यूएशन की, जो है वो 12th सेंचुरी के अंदर ये हुआ था, 17th। ये थोड़ा सा इरेलीवेंट टाइप का जो है वो टॉपिक है। अगर आपको जो है सेल्फ रीड जो है वो करना है इन ऑर्डर, अगर आपको जो है बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, 1 मार्क्स का भी, सिंगल मार्क्स का भी, तो आप जो है उसे रीड आउट कर सकते हो। बाकी वैसे जो है वो ये किसी काम का नहीं है। कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो डेरिवेटिव मार्केट को ग्लोबली जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, वो अगर मान लो कोई भी फ्लक्चुएशन जो है वो अंडरलाइंग एसेट के प्राइसेस के अंदर होगी, तो हमारी डेरिवेटिव मार्केट की जो है वो ग्रोथ इन्फ्लुएंस होती है। कोई भी हमारे फाइनेंशियल मार्केट जो है वो उसका इंटीग्रेशन जो है वो हो जाता है, जोड़ बनता है, कोई जो है वो आपस में मिल जा मतलब, हाँ, तो मतलब फाइनेंशियल मार्केट ग्लोबली जो है वो इंटीग्रेट होती है, तो हमारी जो है वो डेरिवेटिव मार्केट जो है वो ग्रोथ होती है उसकी। अगर कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप हो जाती है कम्युनिकेशन के अंदर, जिसकी वजह से जो है वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाए, उसकी वजह से जो है वो हो जाती है ग्रोथ। एंड अगर मान लो कोई भी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो जाती है, तो उसकी वजह से भी जो है वो डेरिवेटिव मार्केट की जो है वो ग्रोथ जो है वो इन्फ्लुएंस जो है वो होती है। ठीक है। तो इन्हीं सारी रीजंस, इन्हीं सारी फैक्टर्स की वजह से क्या होती है, इन्हीं फैक्टर्स की वजह से जो डेरिवेटिव मार्केट की ग्रोथ है वो इन्फ्लुएंस होती है। ठीक है। अब आ जाता है हमारे पास इंडियन डेरिवेटिव मार्केट जो है वो, ये सारा का सारा बताया हुआ है कि इंडियन डेरिवेटिव मार्केट का जो इंट्रोडक्शन जो है वो
ट्रेडिंग जो है वो इंडिया के अंदर स्टार्ट हुई थी। सेबी ने जो है वो सेटअप करा था 24 मेंबर कमेटी जो है वो अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर एल सी गुप्ता को, एल सी गुप्ता के अंडर ऑन नवंबर 18 1996। ये क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि जो किसके अंडर जो है वो हुई है, किसने जो है वो इसको जो है वो मतलब करा है, जो है वो किसने जो है वो स्टेप लिया था। सेबी ने सेटअप करी थी 24 मेंबर कमेटी जो है वो अंडर द चेयरमैनशिप के अंदर जो है वो टू डेवलप की अप्रोप्रिएट जो है वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो डेवलप हो ट्रेडिंग के अंदर। और जो ये कमेटी है उसने अपनी रिपोर्ट जो है वो किसको सबमिट करती है, मार्च 17 1998 को जो है वो सबमिट करी थी, रिकमेंडिंग की जो डेरिवेटिव्स है उसे जो है सिक्योरिटी जो है वो बोला जाए, ताकि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो उसकी ट्रेडिंग जो है वो कर पाए, सिक्योरिटीज़ की जो है वो गवर्न कर पाए, ट्रेडिंग ऑफ डेरिवेटिव। सब्सिक्वेंटली सेबी ने जो है वो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर जे.आर. वर्मा के जो है मतलब उसकी जो है वो चेयरमैनशिप के अंदर जो है वो रिकमेंड करा था मेजर्स जिसकी वजह से रिस्क कंटेमिनेंट जो है वो डेरिवेटिव मार्केट्स के अंदर हो। और ये जो कमेटी है इसने जो है वो अपनी रिपोर्ट जो है वो अक्टूबर 1998 के अंदर जो है वो सबमिट करी थी। एंड जो सिक्रा है, जो सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट है, वो अमेंडेड हुआ था, उसके अंदर डेरिवेटिव्स को जो है वो लेकर आए थे हम सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन के अंदर जो है वो किसको जो है वो लेकर आए थे, सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन के अंदर जो है वो किसको लेकर आया गया था, डेरिवेटिव्स को जो है वो लेकर आया था। ठीक है, सिक्रा जो है वो लेकर आया था, उसने अमेंड करी थी जो है वो सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन, और सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन में किसको जो है वो घुसेड़ा गया था, डेरिवेटिव्स को जो है वो डाला गया था। एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वॉज डेवलप्ड की जो है वो डेरिवेटिव्स की जो है वो ट्रेडिंग करी जा पाए, तो इसीलिए जो है वो क्या हुआ था, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो डेवलप हुआ था। ठीक है, तो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स जो है वो उनकी जो है वो ट्रेडिंग जो है वो कब स्टार्ट हुई थी, जून 2000 में स्टार्ट हुई थी। एंड सेबी ने जो है वो उसकी परमिशन दी थी। एंड बीएससी और एनएससी को जो है वो इंट्रोड्यूस करा था इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर। जैसे आप सब सुनते भी होंगे, बीएससी और एनएससी को जो है वो इंट्रोड्यूस करा था इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट्स के तरह। ठीक है, एंड इसके लिए जो इसको जो है स्टार्ट करने के लिए जो सेबी है उसने जो है वो क्या करा था, उसने ट्रेडिंग को अप्रूव कर दिया था, सहमति जो है उसने दिखा दी थी कि आप जो है वो इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो एंटर कर सकते हो बेस्ड ऑन निफ्टी और सेंसेक्स। जिसकी वजह से जो है वो क्या हुआ था, हमारी जो ट्रेडिंग है वो कमेंस जो है वो हो गई थी, स्टार्ट हो गई थी 2000 के अंदर। लेटर ऑन जो है वो ट्रेडिंग इन जो है वो इंडेक्स ऑप्शन जो है स्टार्ट हुए जून 2001 के अंदर। एंड ट्रेडिंग जो है ऑप्शन जो है वो ऑप्शन की ट्रेडिंग जो है जुलाई 2001 में स्टार्ट हुई, इंडेक्स ऑप्शंस की जो है वो जून 2001 के अंदर स्टार्ट हुई। इसके बाद जो है वो हमने पढ़ा है कि प्रोडक्ट्स जो है वो कितने होते हैं डेरिवेटिव मार्केट के अंदर, मैंने बताया था n नंबर होते हैं, और हमारे जो है वो स्लैब्स के अंदर 4 जो हैं वो हैं। इसके अलावा स्वैप्स के अलावा यहाँ पर कॉलर्स वगैरह भी आ जाते हैं और आ जाते हैं बाकी भी, बट हमारे को जो है वो यही चीज़ें पढ़नी है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या होता है, ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट जो है वो होता है दो पार्टीज़ के बीच में, जहाँ पर बाय या सेल करा जाएगा सर्टेन फ्यूचर डेट पर पर्टिकुलर प्राइस को प्री डिसाइडेड डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर। एंड बोथ जो पार्टीज़ होती हैं वो कमिटेड होती हैं और ऑब्लाइज्ड होती हैं कि उनको जो है वो ट्रांजैक्शन को जो है वो ऑनर करना ही होता है। मतलब ये एक ऑब्लिगेशन जो है वो पार्ट आ जाता है कि आप जो है वो कि क्या करा जाए कि ट्रांजैक्शन को जो है एग्जीक्यूट करना ही है, कि इरिस्पेक्टिव कोई भी प्राइस हो उस अंडरलाइंग एसेट का फ्यूचर पर। मान लो आप और मैंने जो है वो एंटर कर लिया आपस में एक एग्रीमेंट कि हम एक पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट को जो है वो खरीदेंगे या बेचेंगे सर्टेन फ्यूचर डेट पर पर्टिकुलर प्राइस पर, कोई भी पर्टिकुलर प्राइस है, ठीक है, 10 रुपये है, 12 रुपये है, कोई भी है। तो और ये जो दोनों की दोनों पार्टीज़ होती हैं कमिटेड होती हैं, हम दोनों पार्टीज़ हैं, हम दोनों कमिटेड हैं कि हम जो है वो इसको हम ऑब्लाइज हैं कि हम अपने जो है वो इस ट्रांजेक्शन को जो है वो क्या करेंगे, कंप्लीट जो है वो करेंगे, इर्रिस्पेक्टिव कि कोई भी प्राइस जो है वो चल रहा हो, किसी को भी जो नुकसान हो रहा हो। हमारा जो है वो क्या होता है कि हम जो है वो ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो क्या करना है, इस ट्रांजेक्शन को ऑनर करने का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। सेम जो फॉरवर्ड होता है, ये दो पार्टीज़, हम दोनों पार्टीज़ के बीच में नेगोशिएट हो रहा है, तो जो टर्म्स और कंडीशंस हैं ये जो कॉन्ट्रैक्ट की है ये कस्टमाइज्ड होती है। मतलब हम दोनों आपस में डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी क्या है, हम 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर सकते हैं, 3 महीने के अंदर एंटर कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर जो है वो चीज़ के अंदर ही होगा, ये कस्टमाइज्ड होता है। ये हमारे अंदर हम जो है वो डिपेंड कर सकता है कि कैसे भी जो हम इसे कस्टमाइज जो है वो कर सकते हैं। ये ओवर द काउंटर होता है। ओवर द काउंटर का मतलब क्या है, जैसे आप और मैं फ़ोन पे बात करते करते भी जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो एंटर कर सकते हो। जैसे आप मान लो अपना जो है वो नंबर देते हो मुझे, ठीक है, हम दोनों आपस में भी जो है वो इसको जो है वो एंटर कर सकते हैं। इसी को जो है वो क्या बोला जाता है, ओवर द काउंटर जो है वो बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट्स। ये कोई वैसा कोई काउंटर नहीं है, ओवर द काउंटर का मतलब ये होता है। तो यहाँ पर जो है वो क्या हो गया, यहाँ पर जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हम दोनों के बीच में हो गया, हम दोनों के बीच में हो गया। किस चीज़ को जो है वो खरीदा या बेचा जा रहा है, सपोज करो मान लो जो है वो ये जो है वो कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर को जो है वो ख़रीदा या बेचा जा रहा है। कितनी क्वांटिटीज़ को ख़रीदा जा रहा है, मान लो जो है वो एक क्वांटिटी को जो है वो ख़रीदा और बेचा जा रहा है। किस प्राइस पर जो है वो उसे ख़रीदा या बेचा जा रहा है,
मान के चलो जो है वो इसे जो है वो किसी, मान लो जो है वो 500 पर जो है इसे ख़रीदा और बेचा जा रहा है। एंड कौन सी डेट पर जो है इसे ख़रीदा और बेचा जा रहा है, मान के चलो आज से 2 महीने बाद जो है इसे ख़रीदा और बेचा जा रहा है। हमारे बीच में जो है वो पैसों का कुछ भी लेन देन नहीं हुआ है। क्या हो गया, डेरिवेटिव मार्केट हो गई। जो होगा जो है वो सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में होगा। से एग्जांपल 2 मंथ 3 मंथ जो भी हमने जो है वो डिसाइड करा है कि हम 2 महीने या 3 महीने बाद जो है जो भी मैं एग्जांपल ले रहा था, तो वो बात आ जाती है। ये होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जो कहीं पर भी जो है वो ट्रांजेक्शन जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कहीं पर भी हम बैठ के जो है वो ये ट्रांजेक्शन जो है वो कर सकते हैं। उसे क्या बोला जाता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बोला जाता है। मैं फ़ोन पे बैठे बैठे, ओवर द काउंटर, हम आपस में बैठ के एक जो है डाइनिंग टेबल पे बैठ के, कहीं पर भी जो है बैठ कर जो है वो जो कर सकते हैं, उसे जो क्या बोला जाता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बोला जाता है। सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ओवर द काउंटर होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आगे पीछे जो है वो, मतलब एक दूसरे जो है वो लोग जो है वो आपस में जो है वो टेबल में जो है वो आपस में जो है वो लोग टेबल पे बैठ के जो है वो आपस में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एंटर कर जाते हैं। एंड हमने जो है वो ये डिसाइड कर लिया है, एंड हमने जो है वो कहीं पर भी जो है वो डिसाइड कर लिया है, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो होता है। एंड यहाँ पर जो है वो ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या फिर जो फॉरवर्ड मार्केट होती है, यहाँ पर जो सारी की सारी डीलिंग्स जो है वो दो लोगों के बीच में ही जो है वो रहती है। हम दो, इसके अंदर जो है वो हम दोनों पार्टीज़ को ही जो है वो पता होता है, बायर और सेलर को ही पता होता है कि कौन सी क्वांटिटी, कौन सा जो है वो चीज़ को कितनी क्वांटिटी में जो है वो बेचा या ख़रीदा जो है वो जाएगा। ठीक है। बट क्या ऐसा फ्यूचर मार्केट के अंदर भी होता है? नहीं, फ्यूचर मार्केट के अंदर जो है वो ऐसा नहीं होता है। फ्यूचर मार्केट के अंदर अगर मान लो जो है वो आपको कुछ भी जो है वो ख़रीदना है या बेचना है, मान लो आपको या मुझे जो है वो कुछ भी ख़रीदना है या बेचना है, तो हम दोनों जो है वो आपस में जो है वो फ्यूचर्स की जो है वो ख़रीदारी और जो है वो बिकवारी जो है वो आपस में जो है वो नहीं कर सकते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है कि हम दोनों आपस में जो है वो क्या है कि इसकी खरीदवारी और बिकवारी जो है वो हम दोनों आपस में जो है वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या हो रहा था कि हम दोनों आपस में जो है वो खरीदवारी और इसकी बिकवारी जो है वो कर रहे थे। फॉरवर्ड मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन फ्यूचर मार्केट के अंदर ऐसा नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर हमारे को जो है वो किसके पास में जो है वो जाना पड़ता है, यहाँ पर हमारे को जो है वो जाना पड़ता है फ्यूचर मार्केट के अंदर हमारे को किसके पास में जो है वो जाना पड़ता है, स्टॉक एक्सचेंज के पास में जो है वो जाना पड़ता है। तो हमारे को किसके पास में जाना पड़ता है, स्टॉक एक्सचेंज के पास में जो है वो जाना पड़ता है। मैं स्टॉक एक्सचेंज पर जो है वो जाकर क्या बोलूँगा कि मुझे जो है वो ये चीज़ जो है वो ख़रीदनी है, एंड जो है वो आप क्या बोलोगे कि आपको ये चीज़ जो है वो क्या करनी है, बेचनी है। या फिर जो है वो आप क्या बोलोगे कि आपको जो है वो क्या करना है, ख़रीदना है, और मैं क्या बोलूँगा कि मुझे जो है वो बेचना है। मैं किसके पास जाके बोलूँगा, एक्सचेंज के पास जाके जो है वो बोलूँगा। आई होप आपको जो है बात जो है क्रिस्टल जो है वो क्लियर जो है दिमाग में जा रही होगी। सो एक्सचेंज की खरीदवारी और बिकवारी करने के लिए जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के पास में जाना पड़ता है। तो एक्सचेंज की खरीदवारी और बिकवारी करने के लिए हमारे को स्टॉक एक्सचेंज के पास में जाना पड़ता है। सो फ्यूचर मतलब मैंने अभी आई होप मैंने जो है फ्यूचर ही बोला था अभी। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारे को जो है स्टॉक एक्सचेंज के पास में जो है वो जाना ही पड़ता है। हम आपस में जो है वो क्या करते हैं, हम आपस में जो है बैठ के जो है वो ट्रांजेक्शन जो है वो एंटर नहीं कर सकते। हमारे को फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्टॉक एक्सचेंज के पास में जाना ही पड़ता है। लेकिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो ओवर द काउंटर जो है वो हो जाती हैं। इसके बाद में हमारे पास थर्ड टाइप का जो है प्रोडक्ट आ जाता है डेरिवेटिव मार्केट के अंदर। जो थर्ड टाइप का प्रोडक्ट होता है जो कि होता है ऑप्शन। ऑप्शन जो है वो ऑप्शन एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पर राइट मिलता है, ऑब्लिगेशन नहीं होती, राइट होता है। हमारे पास अधिकार हमारे को मिलता है कि हम जो है वो बाय या सेल कर सकते हैं अंडरलाइंग को, एसेट को, ऑन और बिफोर द स्टेटेड डेट पर एंड स्टेटेड प्राइस पर जो है वो खरीद सकते हैं। देखो जो ऑप्शन मार्केट होती है ना, ऑप्शन मार्केट के अंदर दो लोग आ जाते हैं। एक तो ऑप्शन बायर आ जाता है एंड दूसरा कौन आ जाता है, ऑप्शन सेलर जो है वो आ जाता है। ऑप्शन बायर जिसे जो है वो हम होल्डर भी बोलते हैं ऑप्शन का, एंड ऑप्शन सेलर जिसे जो है वो हम राइटर भी बोलते हैं ऑप्शन का। जो ऑप्शन बायर होता है ना, ऑप्शन बायर के अंदर भी दो चीज़ें आ जाती हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का मतलब है कि उसके पास अधिकार है, राइट है उसके पास खरीदने का। एंड पुट ऑप्शन के अंदर जो है वो राइट होता है कि हम बेचने का जो है वो राइट होता है। एंड दोनों ही केस के अंदर जो है वो ऑप्शन बायर को जो है वो क्या करना पड़ता है, प्रीमियम जो है वो पे करना पड़ता है। एंड जिसे जो है वो उस और जो प्रीमियम होता है वो ही जो है वो क्या होती है, उस ऑप्शन की जो है वो वैल्यू भी होती है। सिर्फ अब दिमाग में जो है ना एक क्वेश्चन और जो है वो अराइज हो जाता है कि बायर को जो है वो प्रीमियम जो है वो क्यों पे करना पड़ रहा है। देखो बायर जो है ना एक पर्टिकुलर ना फेवरेबल सिचुएशन में है, क्यों, क्योंकि उसको राइट मिल रहा है, उसको अधिकार मिल रहा है। क्यों यार, देखो इतना जो है वो कोई जो है वो फ्री में तो कुछ नहीं चल रहा है कोई भाई कि सब कुछ जो है वो आपको फ्री में मिल जाएगा। तो आपको जो है वो राइट दिया जा रहा है, उसके अगेंस्ट में आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, एक प्रीमियम जो है देना पड़ता है, एक टोकन एक तरह से जो है वो देना पड़ता है। तो इसीलिए बायर को जो है वो प्रीमियम जो है वो देना पड़ता है। ऑप्शन बायर जो है वो प्रीमियम जो है पे करता है। तो चाहे पुट ऑप्शन खरीदने के लिए हो या फिर कॉल ऑप्शन जो है वो खरीदने के लिए हो,
हमेशा जो है वो प्रीमियम जो है किसको पे करना पड़ेगा, बायर को ही जो है वो पे करता है। और ये जो प्रीमियम जो भी जो है वो ऑप्शन बायर जो है वो पे करेगा, ये किसके पास में जाएगा, ये जो है वो ऑप्शन सेलर के पास में जाता है। तो जब भी मैं जो है मान लो कॉल ऑप्शन का जो है वो ख़रीदने जाता हूँ, तो मैं जब भी जो है वो कॉल ऑप्शन जो है वो ख़रीदता हूँ, तो स्टॉक एक्सचेंज वाला जो है वो क्या बनता है, एक तरह से सेलर जो है वो बनता है। मैं जो है वो क्या करता हूँ, मैं जो प्रीमियम जो है वो पे करता हूँ, किसको जो है स्टॉक एक्सचेंज को जो है पे करता हूँ। अब ये जो प्रीमियम होता है ना, इसको जो है वो एक्चुअल मार्केट में तो आप पता ही नहीं लगा सकते जो है वो कि ये प्रीमियम जो है कैसे कैलकुलेट हो रहा है, लेकिन वैसे थियोरेटिकली जो है वो इसको जो है वो कैलकुलेट जो है वो करा जा सकता है। ठीक है। अब इसके बाद में अगला जो है वो आ जाता है हमारे पास स्वैप। स्वैप जो है वो हमारे पास होता है कि एग्रीमेंट होता है, जहाँ पर जो है दो पार्टी जो है वो एग्री कर जाती हैं कि एग्रीमेंट होता है दोनों के बीच में कि वो एक्सचेंज करेंगे, कैश फ्लोज जो भी होंगे वो फ्यूचर के अंदर करेंगे, जो भी प्री अरेंज उन्होंने फॉर्मूला जो है वो उसके हिसाब से वो स्वैप कर लेंगे। ठीक है। एक ही चाहत जो है कि वो जो है वो फ्लोटिंग में ख़रीदना चाहता है, एक ही चाहत है कि वो फिक्स्ड जो है वो रेट जो है वो लेना चाहता है। ठीक है, क्योंकि एक को जो है वो लेना है फिक्स्ड रेट में बोरोइंग करनी है, एक को जो है वो बोरोइंग करनी है क्या नाम है, फ्लोटिंग रेट में बोरोइंग करनी है, क्योंकि उसको फ़ायदा जो है वो उसके अंदर हो रहा है, फ्लोटिंग रेट के अंदर हो रहा है, और एक को फ़ायदा जो है वो फिक्स्ड रेट में जो है वो हो रहा है। और दोनों जो है वो आपस में जो है वो स्वैप कर लेंगे, जहाँ पर जिसको फ़ायदा होगा उसके हिसाब से जो है स्वैपिंग करके जो है वो कैश फ्लोज को जो है वो एक्सचेंज करा जाता है स्वैपिंग के अंदर। स्वैपिंग जो है वो आपकी कोर्स में इतना इन डेप्थ नहीं है, बस आपको जो है ये दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि यहाँ पर दो पार्टीज़ होती हैं जो एक्सचेंज कर लेती हैं कैश फ्लोज को, जो है वो एक्सचेंज कर लेती है फ्यूचर के अंदर अकॉर्डिंग टू द प्री अरेंज्ड फॉर्मूला। ठीक है। तो बस आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए। मार्केट पार्टिसिपेंट्स हो, हैजर हो, स्पेकुलेटर हो, या फिर आर्बिट्रेजर्स हो, ये तो ऑलरेडी मैंने आपको जो है वो सेकंड जो अभी लेक्चर जो है वो दिया था, उसके अंदर जो है पार्ट 2 के अंदर जो है मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया था कि हैजर क्या होता है, स्पेकुलेटर्स क्या होता है, आर्बिट्रेजर्स जो है वो क्या होते हैं। देन हमारे पास में आ जाता है टाइप ऑफ डेरिवेटिव मार्केट जो है वो आ जाता है। डेरिवेटिव मार्केट जो है वो उसके अंदर जो है वो देखो, मॉडर्न बिजनेस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर देयर इज़ ह्यूज वैरायटी ऑफ द डेरिवेटिव प्रोडक्ट अवेलेबल, दे आर ईदर ट्रेडेड ऑन द ऑर्गेनाइज एक्सचेंजेस के अंदर होते हैं, या फिर जो है वो डायरेक्टली जो है वो ओवर द काउंटर जो है वो हो जाते हैं। जैसा कि मैंने जो है वो आपको बोला ही था, सारा का सारा वही जो है वो लिखा हुआ है, जिसे जो है आप सेल्फ भी जो है रीड कर सकते हो। यहाँ पर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टेलर मेड टू फिट इन द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, जो मैनेजमेंट होता है डिसेंट्रलाइज एंड लोकेटेड विद इन द इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन, देयर इज़ नो फार्मूला, नो फॉर्मल सेंट्रलाइज्ड लिमिट्स कोई भी नहीं होती हैं, देयर आर नो फॉर्मल रूल्स, कोई भी फॉर्मल रूल्स भी जो है वो नहीं होते हैं। एंड ये जो है वो आ जाता है हमारे पास में। सिग्निफिकेंस क्या होती है, डेरिवेटिव मार्केट जो है वो डेरिवेटिव हेल्प करता है इन मूविंग द प्राइस डिस्कवरी बेस्ड ऑन एक्चुअल वैल्यूएशन एंड एक्सपेक्टेशन। डेरिवेटिव हमारे को वेरियस रिस्क जो है वो ट्रांसफ़र करने में जो है वो मदद करता है। किस लिए मदद करता है, रिस्क जो है वो ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। ये जो है ना MCQ के अंदर क्वेश्चन जो है वो आता है, MCQ के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो है वो किसके अंदर ये जो है वो हमारे को रिस्क ट्रांसफ़र करने में भी मदद करता है, फ्रॉम दोज हु आर एक्सपोज टू द रिस्क, बट जिनका जो है वो लोअर रिस्क एपेटाइट है। ठीक है। एंड डेरिवेटिव मार्केट जो है शिफ्ट करने में भी जो है वो मदद करता है, हेल्प करता है वो शिफ्ट करने के लिए स्पेकुलेटिव जो ट्रेड्स होती हैं अनऑर्गेनाइज मार्केट से ऑर्गेनाइज मार्केट तक। वेरियस रिस्क जो भी पार्टिसिपेंट जो है फेस करते हैं डेरिवेटिव्स के अंदर, वो ये रहे कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स को जो है वो डेरिवेटिव्स को अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, चाहे बीइंग वो लिवरेज्ड वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो उनका जो है वो रिस्क होता है एंड इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी होती है। एंड ठीक है। एंड इसकी जो है वो जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स होता है उसको जो है वो केयरफुली जो है वो कंसीडर करना पड़ता है कि जो है वो ये जो ट्रेडिंग है वो उसके लिए सूटेबल है या नहीं है। इन पैरामीटर्स को जो है वो जांच पड़ताल करके इसको तोल मोल करके जो है वो देखना पड़ता है कि जो है वो ये इस ट्रांजेक्शन के अंदर जो है वो एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मार्केट पार्टिसिपेंट जो भी ट्रेड करते हैं डेरिवेटिव्स के अंदर, उनको एडवाइस है करा जाता है कि वो केयरफुली रीड कर सकते हैं मॉडल रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट को, जो भी जो है वो ब्रोकर जो है अपने क्लाइंट्स को जो है वो देता है, वो जो है वो आपको जो है वो अच्छे से जो रीड आउट कर लेना चाहिए, ताकि कोई भी बाद में फ्यूचर डिस्क्रिपेंसीज ना हो। मॉडल रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट जो है कौन इशू करता है, मेंबर ऑफ एक्सचेंज जो है वो इशू करते हैं। एंड उसके अंदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है कि ट्रेडिंग इन इक्विटीज़ के बारे में, फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट के बारे में, सारे के सारे जो प्रोस्पेक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो भी मतलब भावी जो लोग होते हैं, उनको ये जो डॉक्यूमेंट है अच्छे से रीड आउट करना चाहिए बिफोर ट्रेडिंग इन द कैपिटल और मार्केट, और जो है वो कैश सेगमेंट या फिर जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट के अंदर एंटर करने से पहले इसके जो है वो अच्छे से जो है वो ट्रेडिंग जो है वो करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर हमारा जो है वो ये पूरा लेक्चर जो है वो अच्छे से जो है वो ख़त्म हो जाता है। एंड अगर आपको ये जो है वो वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को जो है वो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि जो है वो अभी जो है बहुत सारी जो है वो क्या आने वाली है, बहुत सारी अपकमिंग वीडियोज़ जो है वो आने वाली हैं, जहाँ पर आपको जो है वो मॉक टेस्ट सीरीज़ मिलेगी या फिर बाकी सारी बहुत सारी जो है चैप्टर्स की वीडियो जो है वो मिलने वाली हैं।
तो अगर आपको जो है वो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा तो क्या होगा कि आपको जो है वो नोटिफिकेशन के अंदर जो है सारी की सारी जो है वो वीडियो जो है वो डेफिनेटली जो है वो तुरंत जो है वो मिल जाएंगी। तो आई होप आपको जो है वो अच्छे से जो है वो मज़ा आया होगा ये सब कुछ सीख कर। आई होप एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड बाय बाय एवरीवन। थैंक यू।